हेलो फ्रेंड्स, एम फॉर ए प्लस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th की इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर 5 की एक वन शॉट वीडियो। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बेसिक से बिल्कुल कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर क्या है। ठीक है, तो अगर इसकी शुरुआत की हम बात करें तो लगभग आज से 2000 साल पहले एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे यूक्लिड्स, जिन्होंने ये सोचा कि भाई क्यों ना ज्योमेट्री को एक नए तरीके से स्टार्ट किया जाए, है ना। ज्योमेट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इन्हीं को ही फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता है। लेकिन ज्योमेट्री को एक सिस्टमेटिक वे में इन्होंने जो है कंबाइंड कर दिया। ठीक है, उससे बहुत बहुत बेसिक सी डेफिनेशन से लेके स्टार्ट किया, और ये बेसिक डेफिनेशन जो हमें आज बेसिक लग रही है, ये 2000 साल पहले लोग सोच नहीं सकते थे। देखिए कितनी बेसिक सी डेफिनेशन है। कुछ यूक्लिड्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को हम। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है चैप्टर के अंदर। एक चीज आपको ये समझनी है सबसे पहले कि इस चैप्टर में मुझे एक्सियोम पढ़नी है, पोस्टुलेट्स पढ़नी है और थ्योरम पढ़नी है। ठीक है, चैप्टर के अंदर तीन चीज स्टडी करनी है, एक्सियोम, पोस्टुलेट और थ्योरम। तीनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। तो एक्सियोम है सिंपल ट्रूथ एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। कुछ ऐसे ट्रूथ्स जिनको हमने एक्सेप्ट कर लिया बिना प्रूफ के, कोई ऐसी बेसिक बात जिससे मैं कह सकता हूं यार ये तो ठीक ही होगी। ठीक है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ ये हो गया। और यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ साथ ये लगभग हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो अर्थमेटिक हो, ठीक है, या आपका ज्योमेट्री हो, और भी किसी भी मैथ्स की किसी भी ब्रांच में आप कह सकते हैं कि एक्सियोम हर जगह क्या होगी, वैलिड होगी। दूसरा पोस्टुलेट, पोस्टुलेट एजम्पशन स्पेसिफिक टू ग्रेविटी ज्योमेट्री। ठीक है, क्या है पोस्टुलेट, ये एजम्पशन है जिसको सिर्फ ज्योमेट्री तक ही सीमित रखा गया कि भाई ये वाली बात ठीक है, हम ट्रू मानते हैं, लेकिन सिर्फ ज्योमेट्री के लिए ही ट्रू मानी जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम, स्टेटमेंट्स प्रूव्ड यूजिंग एक्सियोम, पोस्टुलेट एंड लॉजिक। ऐसी स्टेटमेंट्स जिनको साबित किया जा सकता है एक्सियोम्स की मदद से, पोस्टुलेट्स की मदद से, या कोई बेसिक लॉजिक की मदद से। ठीक है, जिनका प्रूफ अगर एग्जिस्ट करता है तो वो थ्योरम्स है। तो इन तीनों चीजों में बहुत से बच्चों को डिफरेंस समझ में नहीं आता कि यार एक्सियोम्स लिखवा दी, पोस्टुलेट लिखवा दी, लेकिन एक्सियोम पोस्टुलेट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये तीनों का आपका बेसिक डिफरेंस है, एक बार इसे अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट, यूक्लिड डेफिनेशन। यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, जैसे कि डेफिनेशन दी है पॉइंट की। ए पॉइंट इज दैट, पॉइंट क्या है, विच हैज नो पार्ट। ठीक है, पॉइंट क्या है, जिसके पास कोई पार्ट नहीं है, जिसका कोई हिस्सा नहीं है, यानी मैं उसे और तोड़ ना सकूं। और आप ऐसे भी समझिए, अगर हमने पॉइंट यहां लगा दिया, ठीक है, बोर्ड पे अगर ये पॉइंट लगा दिया, चाहे मैं पॉइंट कई बार ऐसे ही बना दूं कि भी ये पॉइंट है, लेकिन पॉइंट का मतलब है कि ये कुछ भी एरिया यहां नहीं कवर कर रहा होगा। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर अगर कहीं पॉइंट लगा हुआ है तो आप ये मान के चलोगे कि वो पॉइंट वहां जरा सी भी जगह नहीं घेर रहा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट, जो छोटे से छोटा हो सकता है वो पॉइंट होगा। ठीक है, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या है, जिसका कोई पार्ट ना हो। दूसरी बात, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या होती है, लाइन की डेफिनेशन है कि लाइन एक ब्रेथलेस लेंथ है, एक ऐसी लेंथ है लाइन जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगी। अगर एक लाइन है तो मैं कहूंगा ये लाइन 4 मीटर लंबी है, लेकिन इसकी चौड़ाई कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लाइन क्या हो गई बच्चों, ब्रेथलेस लेंथ। नेक्स्ट, द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट। अगर लाइन का कहीं एंड पॉइंट आ रहा है तो ये एंड पॉइंट जो है, तो ये एंड पॉइंट जो है ये क्या होगा, पॉइंट होगा। ठीक है, एंड्स जो है लाइन के वो एक पॉइंट जैसा बिहेव करेंगे, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, ए स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन जो है वो किससे बनी हुई है, अलग अलग इसके ऊपर क्या है, पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलके लाइन बन रही है। ठीक, ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या है, अगर मैं एक सरफेस बना देता हूं, ये मान लो कोई सरफेस हो गया, तो इस सरफेस में लेंथ और ब्रेथ तो है। मान लो एक रेक्टेंगुलर सरफेस बना दूं, तो लेंथ और ब्रेथ तो है, लंबाई चौड़ाई तो इसकी है, लेकिन इसकी थिकनेस नहीं काउंट करोगे। सरफेस का मतलब है कि जो बिल्कुल भी थिक ना हो। ठीक है, जिसकी थिकनेस नहीं है वो सरफेस है। नेक्स्ट, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। जो एजेस बनाए थे, भी सरफेस बनाई है, इसके जितने भी ये एजेस हैं, ये एज किनारे हैं, ये सब के सब क्या है, एक लाइन है। ठीक है, यानी कि जैसे लाइन पॉइंट से मिलकर बनी हुई है, ऐसे ही क्या होगा, सरफेस लाइन से मिलकर बना है, एजेस पे भी लाइन है, इसके अंदर भी लाइन ही लाइन होगी सारी की सारी। अगला पॉइंट यही है।
ए प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। एक प्लेन सरफेस अपने ऊपर ही बहुत सारी लाइंस रखता है। तो बेसिक बेसिक सी ये कुछ डेफिनेशन है जो बहुत ही बेसिक लगती है बच्चों को, लगता भी है कि यार इनका क्या ही पढ़ना है, लेकिन अब सिलेबस के अंदर यही है तो यही आपको पढ़ना होगा। और यूक्लिड ने जिस टाइम ये डेफिनेशंस दी थी उस समय ये बहुत वैल्यूएबल थी। इन्होंने ही ज्योमेट्री को एक सिस्टमेटिक वे में बनाया। हालांकि बाद में ज्योमेट्री के अंदर डेफिनेशंस लाइन की और सरफेस वगैरह की कुछ चेंज मिल जाएगी, लेकिन ये बेसिक है, स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। तो पॉइंट क्या है? जिसका कोई पार्ट ना हो। दूसरा, लाइन एक ब्रेथलेस लेंथ है, एक लेंथ है जिसकी मोटाई नहीं मानी जाएगी। जो लाइन के एंड पॉइंट है वो पॉइंट कहलाएंगे। स्ट्रेट लाइन जो है वो पॉइंट से मिलकर बनी है, उस पूरी लाइन पे जगह 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 बहुत सारे पॉइंट हैं। ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस वो होता है जिसके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो, ठीक, मोटाई नहीं, थिकनेस नहीं होगी। द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। सरफेस के जो किनारे हैं वो क्या होंगे बच्चों? लाइंस होंगे। ए प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। सरफेस के ऊपर बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस होंगी। क्लियर हुई इतनी बात सभी को? आगे चलते हैं। यूक्लिड्स एक्सियोम। यूक्लिड की कुछ एक्सियोम्स हैं। क्या है ये एक्सियोम्स? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। काफी इंपॉर्टेंट एक्सियोम है यूक्लिड की पहली एक्सियोम। एक्सियोम समझते हैं? ज्योमेट्री के लिए एज्यूम करी गई बातें, ठीक है? नहीं सॉरी, एक्सियोम, एक्सियोम हो गई यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, वो पोस्टुलेट्स हैं। तो एक्सियोम क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी खाली ज्योमेट्री के लिए नहीं, ये आपकी हर जगह वैलिड होगी, ठीक, कहीं भी। खाली ज्योमेट्री नहीं, आप और किसी चीज पे भी, अर्थमेटिक पे भी या और ट्रिग्नोमेट्री, कहीं भी आप इन बातों को लगा सकते हैं अगर एप्लीकेबल है तो जो चीजें सेम थिंग के इक्वल है वो आपस में इक्वल होंगी। मान लो a इज इक्वल्स टू बी है और c इज इक्वल्स टू भी b है, तो a और c अगर दोनों b के बराबर हैं तो a और c आपस में भी बराबर होंगे। a और c आपस में भी बराबर होंगे। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई दो दोस्त हैं, ठीक है, एक तन्मय है और दूसरा दोस्त है दक्ष, ठीक है, दो बच्चे हैं आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। अगर मान लीजिए एक तीसरा और फ्रेंड इनका हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लो एक तीसरा दोस्त है युवराज, ठीक है, तो तन्मय के मार्क्स अगर युवराज जितने आए, ठीक, फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स का टेस्ट था, युवराज के 18 आए और मैं कह रहा हूं तन्मय के मार्क्स युवराज जितने आए, यानी तन्मय के भी 18 नंबर आए, और मैं कहता हूं भैया दक्ष के भी युवराज जितने मार्क्स आए, यानी दक्ष के भी 18 ही मार्क्स आए, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों के मार्क्स भी आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों सेम ही चीज के इक्वल हैं तो इनके मार्क्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? चलो, अगर a और b दो, मतलब a और c दोनों b के इक्वल हैं तो आपस में a और c भी इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें एक दूसरे के बराबर हैं वो, तो जो चीजें किसी सेम थिंग के बराबर है वो आपस में भी एक दूसरे के बराबर होंगी। नेक्स्ट समझिए, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। अगर दो इक्वल है, मान लीजिए 10, दोनों तरफ 10 ही लिखा, और इसमें इक्वल ऐड कर दूं, दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं, ठीक है, तो जो आएगा रिजल्ट वो भी क्या होगा? इक्वल। अगर इक्वल्स में सेम चीज ऐड करी जाएगी तो जो होल होगा वो क्या होगा? इक्वल। जो पूरा बन के आएगा वो इक्वल होगा। क्लियर है बात? एग्जाम्पल यही वाला फिट कर लेते हैं। अब मान के चलो दो बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है, किस किस के लिए थे? तन्मय और दक्ष के। इसके 18 हो गए थे, इसके 18, दोनों के मार्क्स इक्वल थे। मान लो ये दोनों अपना एक एक नंबर और बढ़वा ले, ठीक, कोई चेकिंग में करेक्शन में कोई गड़बड़ रह गई और इन दोनों ने एक एक मार्क्स बढ़वा लिए तो दोनों के मार्क्स आपस में क्या रहेंगे? जब भी इक्वल रहेंगे। अगर इक्वल थे और इक्वली बढ़े, इक्वली ऐड हुए, तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। नेक्स्ट, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर इक्वल्स, मान लो दोनों के ही मार्क्स में से मैं दो दो मार्क्स काट लूं, ठीक है, दोनों के ही मार्क्स इक्वल थे लेकिन इक्वली उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी क्या बचेगा? इक्वल बचेगा। तो इक्वल्स में से अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। नेक्स्ट, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीजें एक दूसरे को ढक लें, ठीक है, मान लो एक लाइन की बात करता हूं, इस लाइन को कोई दूसरी लाइन कोइंसाइड कर लेती है, मान लो एक और लाइन बना दे इसके ऊपर, ठीक है, और वो इसे पूरा पूरा कोइंसाइड कर रही है, पूरा पूरा ढक रही है, तो ये दोनों लाइनें जो होंगी वो क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो दो लाइन अगर एक दूसरे को ढक लेती हैं, या दो सरफेस एक दूसरे को ढक लेते हैं, दो ट्राइंगल एक दूसरे को ढक लेते हैं, या कोई भी दो चीजें जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर लें, बिल्कुल बिल्कुल, इधर से भी पूरा पूरा ढका गया, दूसरी तरफ से, यानी इस लाइन को ऊपर रखो जब भी, दूसरी लाइन को ऊपर रखो जब भी, ठीक है, जैसे हाथ हो गए,
अगर आप इधर देखते हो तो इधर वाले हाथ ने पीछे वाले हाथ को पूरा पूरा ढक दिया, ऐसे इधर इधर वाले हाथ ने पीछे वाले हाथ को इक्वल रख दिया, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, इक्वल हो गए। अगर दोनों चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं तो ये इक्वल है। नेक्स्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। बताओ कितनी तकड़ी डेफिनेशन है। क्या कह रखा है कि जो होल है वो हमेशा, अगर कोई पूरी चीज बनी हुई है कोई, तो वो हमेशा किसी पार्ट से बड़ी होगी। मान लो ये होल है और इसका एक पार्ट उठा लूं तो ये होल हमेशा इस पार्ट से बड़ा होगा। नहीं आई क्या बात समझ? मान लो एक जमीन का टुकड़ा ले लेते हैं, मान लो ये 200 गज का प्लॉट है और आपके हिस्से 50 गज आया, ठीक है, तो ये जो पार्ट है इस 200 गज का ही तो पार्ट है, ये पार्ट हमेशा इससे छोटा रहेगा, या बड़ा कर दोगे इस 50 गज को 200 गज से? नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने डेली लाइफ में इससे रिलेटेड बना सकते हैं कि जो पूरा हिस्सा है, जो होल है, उससे एक पार्ट अगर निकाल लें तो होल पार्ट से हमेशा बड़ा होना है। क्लियर? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब मानो इनके 18 नंबर आए थे, अगली बार फिर टेस्ट लिया, अब की बार 40 में से टेस्ट लिया और मैं कहूं कि भाई इनके मार्क्स डबल हो गए दोनों के, ठीक है, तो 36 नहीं, हाँ 36 मार्क्स आ गए, तो क्या है दोनों के मार्क्स अब भी इक्वल है। तो अगर दो चीजें इक्वल हैं और उन दोनों को ही डबल कर दो तो रिजल्ट इक्वल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हाफ कर दें, मान लो अगला टेस्ट लिया, ठीक है, और इनके नंबर आधे आधे रह गए पहले के मुकाबले, तो दोनों के मार्क्स अगर हाफ हाफ होंगे तो अब भी 9 नंबर है। यानी अगर दो बच्चों के मार्क्स इक्वल है और मैं कहूंगा नेक्स्ट टेस्ट में दोनों के ही मार्क्स पुराने टेस्ट के मुकाबले हाफ रह गए तो भी उनके मार्क्स इक्वल होंगे। क्लियर हुई बात? तन्मय, दक्ष और युवराज तीनों का एग्जाम्पल समझ में आता है? एक बार दोबारा सारी बात समझ लो। अगर दो चीजें सेम चीज के बराबर हैं तो आपस में बराबर होंगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया a इज इक्वल्स टू बी है, c इज इक्वल्स टू b है, तो a और c भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये सेम थिंग के इक्वल है। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, तन्मय के मार्क्स 18 हैं, दक्ष के मार्क्स 18 हैं, युवराज के भी 18 हैं। तन्मय के मार्क्स युवराज के बराबर, दक्ष के मार्क्स युवराज के बराबर, तो मैं कह सकता हूं इन दोनों के मार्क्स भी आपस में क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट, अगर इक्वल ऐड करा जाए दोनों तरफ तो इक्वल ही रहेगा। मान लो 18 मार्क्स थे, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल, दोनों के मार्क्स एक एक बढ़ा दो, इक्वल इक्वल ही ऐड कर दो दोनों में, तो रिजल्ट आएगा 19, वो भी बराबर हो गए। अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट करो इक्वल में से तो रिमाइंडर भी सेम बचेगा। अगर 18 में से दो मार्क्स में काट लूं तो 16 बच जाएंगे। जो चीज एक दूसरे को ढक लेंगी वो एक दूसरे के बराबर होंगी। थिंग्स जो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी। हमेशा होल पार्ट से बड़ा होता है, यानी किसी चीज का टुकड़ा लोगे तो टुकड़े के मुकाबले पूरी चीज हमेशा बड़ी होगी। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, अगर सेम थिंग का डबल कर देते हैं, जैसे 18 मार्क्स थे डबल डबल कर दो तो 36 होंगे तो बराबर ही। ऐसे ही थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल, दोनों चीजों का अगर दो इक्वल चीजें हैं 18 मार्क्स से हाफ हाफ कर दो दोनों का तो 9 बचेगा, वो भी इक्वल होगा आपस में। चलो, तो ये थी यूक्लिड्स की एक्सियोम। अब बात करते हैं यूक्लिड्स की पोस्टुलेट के बारे में। यूक्लिड की पोस्टुलेट क्या कहती है? ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक, क्या कहती है पोस्टुलेट? कि भी एक स्ट्रेट लाइन किसी भी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक बनाई जा सकती है। ठीक, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। कहीं भी आप मुझे दो पॉइंट दे दो, मैं उन दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर है बात? बहुत सिंपल सी पोस्टुलेट हो गई, प्रूफ वगैरह इसका कुछ होता ही नहीं, ये ज्योमेट्री के लिए मानी जाने वाली बातें हैं। ठीक, नेक्स्ट पोस्टुलेट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। भाई एक लाइन है, अगर आपने इतनी लाइन मुझे बना के दे दी तो मैं इस लाइन को चाहे इधर भी और चाहे इधर भी कितना भी बढ़ा सकता हूं। एक टर्मिनेटेड लाइन को दोनों तरफ कितना भी बढ़ाया जा सकता है, इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट देखो, एक टर्मिनेटेड लाइन का मतलब है जिसे आप अब लाइन सेगमेंट बोलते हैं। आज की ज्योमेट्री में जिसको लाइन सेगमेंट बोला गया वो उस समय क्या कहलाता था? टर्मिनेटेड लाइन बोला जाता है। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मैं एक सर्कल अगर बनाना चाहता हूं तो मैं कितनी भी सेंटर और कितनी भी रेडियस का सर्कल बना सकता हूं। मैं कोई भी, मैं चाहूं इस पॉइंट को सेंटर मान लूं, मैं चाहूं इस पॉइंट को सेंटर मान लूं, रेडियस इसकी बढ़ा लूं चाहे रेडियस घटा लूं, कितनी भी रेडियस और किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के सर्कल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट, ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी 90 डिग्री के एंगल हैं, जितने भी 90 डिग्री के एंगल हैं, वो सब के सब आपस में इक्वल है।
भाई ये भी 90 है, ये भी 90 है, और कोई तीसरा एंगल होगा वो भी 90 है, तो सभी तो इक्वल हो गए आपस में। ऐसे तो सारे 60 डिग्री के एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, सारे 30 डिग्री के एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angle, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than two right angle। मान लो दो लाइंस हैं, दो स्ट्रेट लाइन है, और इन स्ट्रेट लाइन को एक लाइन कट करके जा रही है, इन स्ट्रेट लाइन को एक लाइन कट करके जा रही है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, अगर इन दोनों एंगल्स का सम, ठीक, मान लो ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ठीक है, मान लो इन दोनों एंगल का सम दो राइट एंगल से कम आ गया। दो राइट एंगल मतलब टू राइट एंगल्स लिखा है, टू राइट एंगल, एक राइट एंगल 90 का होता है, दो राइट एंगल कितने के होंगे, 180 के होंगे। तो दो राइट एंगल से अगर इसका सम कम आ गया, 150 डिग्री आया, तो जिस भी साइड के एंगल्स का सम 180 से कम आएगा, यानी दो राइट एंगल से कम आएगा, लाइन उसी तरफ ही कटेंगी। अगर आप इधर का सम निकालो, लीनियर पेयर से 180 है तो ये 110 110 डिग्री हो जाएगा, और ये 100 डिग्री हो जाएगा। इनका अगर सम करूंगा तो 210 डिग्री आएगा। तो इधर सम 180 से ज्यादा है, यानी दो राइट एंगल से ज्यादा है, तो इस तरफ ये लाइन नहीं कटने की। जिधर सम दो राइट एंगल से कम आ जाता है, ये जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं सेम साइड पे, इन एंगल्स का सम अगर दो राइट एंगल से कम आ जाता है तो हम बोलेंगे कि लाइंस इस तरफ इंटरसेक्ट होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना है। ए बी सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं और बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। बी जो है वो ए और सी के बीच में लाई कर रहा है। ए बी प्लस बी सी को ए सी के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? अब क्योंकि ए बी प्लस बी सी, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आप, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी प्लस बी सी जो है वो कोइंसाइड हो रही है किसके साथ? ए सी के साथ। अगर आप ए बी बी सी को देखोगे तो ए बी बी सी अगर ये लाइन है ए बी प्लस बी सी, और ये पूरी की पूरी किसके साथ कोइंसाइड हो जाती है? अगर ये पूरी ए सी अगर मैं बनाता हूं और ए सी पूरा इसे ढक लेगी और ये लाइन भी ए सी को ढक लेगी, तो इसका मतलब है कि इक्वल है, ठीक है, कोइंसाइड विद ए सी। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर बाय एक्सियोम, कौन सी एक्सियोम है? चेक करो एक बार, एक्सियोम 4 है आई थिंक। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें एक दूसरे को ढक लेती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो क्या बोलूंगा मैं कि भाई बाई एक्सियोम 4, एक्सियोम 4 से ए बी प्लस बी सी को किसके बराबर कहा जा सकता है? ए सी के बराबर कहा जा सकता है। ए बी प्लस बी सी को ए सी के इक्वल। आई क्या बात समझ? सिंपल क्वेश्चन है बहुत। डायग्राम दिया है, ए बी प्लस बी सी को ए सी के बराबर प्रूफ करना है। ए बी और बी सी अगर जोड़ते हैं तो वो किसको कोइंसाइड कर रही है? ए सी को। तो ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाएगी, एक्सियोम 4 लग गई। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। आप मुझे कोई भी लाइन सेगमेंट दे दो, कोई भी लाइन सेगमेंट, इसी लाइन सेगमेंट पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा? उसके लिए जरूरत पड़ेगी कंपास की, ठीक है। कंपास लो और किसी भी एक, क्योंकि एक्सियोम बताई कौन सी एक्सियोम है कि कितनी भी रेडियस और कोई भी सेंटर का सर्कल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बाय यूजिंग, क्या मैं कहूंगा, एक्सियोम नंबर, नहीं एक्सियोम नहीं, पोस्टुलेट है, ये है थर्ड पोस्टुलेट। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ठीक है। तो बाय पोस्टुलेट थर्ड, ठीक है, पोस्टुलेट थर्ड की मदद से हम ये कह सकते हैं कि भैया कितने भी रेडियस और कितने, आप पूरा लिख देना, कितने भी रेडियस और कितने भी सेंटर को लेकर सर्कल बनाया जा सकता है। तो एक सर्कल यहां बना दे, सर्कल बना दे, या सिर्फ मैं कहूं कि भी मैं आर्क बना रहा हूं, मुझे क्या चाहिए? एक आर्क चाहिए, ठीक है। ये रेडियस इतनी लेनी है, रेडियस इतनी लेनी है ए बी जितनी, ठीक है, और इतनी ही रेडियस लेके एक सिर्फ आर्क मुझे यहां लगानी, सेम उतनी ही रेडियस रखनी है और एक आर्क हमें जो है वो इधर लगानी,
ठीक है, आप थोड़ा देख लेना, यहाँ कंपास हिल रहा है। जहां भी ये पॉइंट आएगा अगर आप इसे ज्वाइन कर दोगे तो पक्का पक्का AC AB AB भी AC के बराबर है क्योंकि ये इतनी रेडियस लेकर आर्क लगाई गई है। BC भी AB के बराबर है, ठीक है, AB के ही बराबर BC भी आ गई क्योंकि ये भी इतनी रेडियस लेकर आर्क लगाई गई है। तो मैं ये कह सकता हूं अगर दोनों ही AB और AB के बराबर हैं तो बाय एक्सियोम 1 से मैं कह सकता हूं कि भाई AB BC AC तीनों ही बराबर हो गई। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल। और अगर तीनों बराबर हो गई तो ABC जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देनी है, एक तो कि टेकिंग A एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, AB एंड AB एज रेडियस, और फिर टेकिंग B एज सेंटर एंड AB एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क एट इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट C, नाउ जॉइन A to C एंड A to B। ठीक है, थोड़ी सी आप कंस्ट्रक्शन लिख दोगे तो ये अपने नाम से आपका प्रूफ हो रहा है कि भाई किसी भी साइड पर कोई भी साइड आप बना के दे दो उस पे इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम है एक थ्योरम 5.1, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो लाइनों के बीच में एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? मान लो, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई L और M मेरे पास दो लाइन है, ठीक है, दो लाइंस हैं, एक L और एक M, और L और M लाइन के अंदर मैंने एज्यूम कर लिया कि P और Q दो पॉइंट कॉमन है, ठीक है। ऐसे तो डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, वही एक लाइन L हो गई और एक लाइन M हो गई, क्योंकि लाइन बनेगी तो एक ही पॉइंट कॉमन आएगा, कह भी यही रहा कि एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं आ सकता। लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि भाई दो ऐसे पॉइंट हैं जो दो लाइनों में कॉमन आ गए, P पॉइंट भी दोनों लाइनों पे लाई कर रहा है और Q पॉइंट भी दोनों लाइनों पे लाई कर रहा है। इसका मतलब दो पॉइंट से पास होती हुई मेरे पास दो लाइनें आ गई। नाउ वी हैव टू लाइंस पासिंग थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q। हमारे पास दो लाइनें हैं जो दो अलग अलग पॉइंट से पास होती है, लेकिन एक एक्सियोम कहती है कि भाई एक लाइन ही दो पॉइंट से पास हो सकती है। अगर मैं दो पॉइंट बना दूं इन दो पॉइंट से पास होना, तो एक ही लाइन तो जाएगी। इन दो पॉइंट से एक से ज्यादा लाइन तो आप पास नहीं करवा सकते। और अगर एक पॉइंट से दो पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है, तो हमारे पास ये जो बात निकल के आई कि दो पॉइंट से दो लाइनें पास हो रही हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से दो कॉमन लाइन पास हो रही हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो जो हमने लेट किया इसका मतलब वो गलत है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और अगर हमने जो लेट किया वो गलत है तो इसका मतलब क्या है? सही क्या बात है? सही बात यह है कि दो अलग अलग लाइनों के ऊपर कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही हो सकता है, दो कॉमन पॉइंट होने पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज आ गई है, एक्सरसाइज 5.1। ध्यान से क्वेश्चन समझने हैं एक एक करके अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या स्टेटमेंट है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कि एक सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। देखना जरा, एक पॉइंट से आप कितनी भी लाइन को पास करा सकते हैं, ठीक, एक सिंगल पॉइंट से कितनी भी लाइन को पास करा सकते हैं। एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और अगर रीजन की बात करते हैं तो रीजन हमने बाय यूजिंग द डायग्राम, मैं कह सकता हूं कि भाई डायग्राम से मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट से कितनी भी लाइन पास करा लो, ठीक है। दूसरा, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या दो पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है? तो नहीं, दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है, ठीक। A terminated line can be produced indefinitely on both the side। एक टर्मिनेटेड लाइन को कितना भी बढ़ा सकते हो दोनों तरफ, बिल्कुल ट्रू है ये बात। और क्यों है ट्रू? पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई इक्वल। दो सर्कल अगर इक्वल है तो उनकी रेडियस इक्वल है, बिल्कुल, क्योंकि दो सर्कल के अंदर और है ही क्या। या ऐसा कह सकते हो, दो सर्कल अगर इक्वल है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। और अगर दो सर्कल एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं तो उनकी रेडियस भी कोइंसाइड करती है, और रेडियस कोइंसाइड करेगी तो रेडियस क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो क्या ए बी और एक्स वाई भी आपस में इक्वल है? बिल्कुल है, ठीक है। एक्सियोम है, एक्सियोम 1 के थ्रू ये बात ट्रू हो गई।
दो चीजें अगर सेम चीज के बराबर होंगी तो आपस में इक्वल होंगी। अब यहाँ एक ए बी है और एक एक्स वाई है, ये दोनों चीजें सेम चीज क्या है, पी क्यू। ए बी और एक्स वाई दोनों सेम चीज पी क्यू के बराबर है, तो दोनों आपस में भी इक्वल हो गए। क्लियर? तो ट्रू फॉल्स तो इजी है काफी, अगर एक बार एक्सियोम अच्छे से पढ़ लिया, डायग्राम भी दिया था, ए बी पी क्यू, ए बी भी पी क्यू के बराबर है और एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बी और पी एक्स वाई दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन देनी है, पर एग्जाम में डेफिनेशंस कई बार पूछ भी लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से थोड़ा क्वेश्चन जो देने लायक है वो ना, बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो टीचर्स एग्जाम में थोड़ा अवॉइड करते हैं ये, लेकिन ये इजीली क्वेश्चन दिया जा सकता है। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू फाइंड देम। ठीक है, इनकी डेफिनेशन बतानी है, सबसे मेन तो डेफिनेशन बतानी है पैरेलल लाइन की। तो पैरेलल लाइन की क्या डेफिनेशन है, टू लाइंस एल एंड एंड इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल if they do not intersect each other or have no common point। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है, दो पैरेलल लाइन क्या होती हैं, एल और एम, दो लाइन पैरेलल तब है अगर वो एक ही प्लेन में आ रही हैं। देखिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है एक लाइन ऐसे चली जाए, एक लाइन ऐसे चली जाए, स्क्यू लाइंस बोलते हैं, आगे कभी 11th 12th क्लास में पढ़ोगे तो स्क्यू लाइंस होती हैं, वो इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन वो एक प्लेन में नहीं है। कंडीशन पैरेलल लाइन की यह है कि एक प्लेन में आने वाली दो लाइनें अगर कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें या इन दोनों लाइनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो ही ना, तो ये पैरेलल लाइन कहलाएंगी। ठीक है, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्लियर हो रही। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस लाइंग इन द सेम प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दो लाइनें अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब वो कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। तीसरा है लाइन सेगमेंट। A line segment is a part of line and having a definite length. It has two end points. Line segment क्या होता है, एक लाइन का हिस्सा है, पूरी एक लाइन है, उस लाइन का एक पार्ट अगर मैं उठा लूं यहां से यहां तक का, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। और इस पार्ट के एंड पॉइंट फिक्स हैं, जब ये लाइन सेगमेंट यहां से और यहां तक है, देखो लाइन कहीं तक भी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन लाइन सेगमेंट का एंड पार्ट फिक्स है कि लाइन सेगमेंट यहां से यहां तक ही आपकी होगी। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल के सेंटर से सर्कल तक की दूरी, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर से किस पॉइंट तक की दूरी, सर्कल पे आने वाले किसी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। नेक्स्ट है स्क्वायर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल राइट एंगल हो और सभी साइडें आपस में इक्वल हो, वो स्क्वायर हो जाएगा। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी एंगल 90 डिग्री के हैं और सारी साइडें आपस में इक्वल हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। ठीक है, दो पोस्टुलेट नीचे दी हुई हैं। गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। कि भी मुझे अगर दो पॉइंट गिवन दे रखे हैं, कोई भी दो पॉइंट गिवन दे रखे हैं ए और बी, क्या कोई तीसरा पॉइंट ऐसा हो सकता है जो उनके बीच में आएगा, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। हाँ बिल्कुल, तीसरा पॉइंट होगा उनके बीच में जो आएगा, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। यही कह रहा है कि भी दो पॉइंट एक लाइन पे आ गए, लेकिन 3 पॉइंट हो सकते हैं ऐसे जो एक लाइन पे ना आते हो, तो 3 पॉइंट हो सकते हैं नॉन कोलिनियर। एक लाइन पे आने वाले को कोलिनियर बोलते हैं, तो 3 पॉइंट कैसे हो गए, नॉन कोलिनियर। डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इन पोस्टुलेट के अंदर कोई अनडिफाइंड टर्म्स दी हुई है, कोई ऐसी टर्म जो डिफाइन ना करी गई हो। हाँ बिल्कुल है, पॉइंट का जिक्र करा गया है। ठीक है, पॉइंट का जिक्र करा गया है, तो पॉइंट तो डिफाइन नहीं कर रखी इसके अंदर। क्लियर। नेक्स्ट, और क्या पूछा है, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है। हाँ, पोस्टुलेट ये, क्योंकि दो अलग अलग सिचुएशन को ये हमें एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, ये सिचुएशन हो गई कि भी दो पॉइंट है, उसी पे कोई दो मतलब उन्हीं के बीच में कोई तीसरा पॉइंट लाई करेगा, ये भी ठीक बात है, दूसरी वाली बात ठीक है, कंसिस्टेंट है, दो अलग अलग सिचुएशन को ये एक्सप्लेन कर रही है। डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट। तो यूक्लिड की पोस्टुलेट को तो ये फॉलो नहीं कर रही, लेकिन ये यूक्लिड्स की एक्सियोम को फॉलो करती है। ठीक है,
कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स। तो इसका आंसर आपका ये लिखा हुआ है, यस दीज पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म सच एज पॉइंट एक तो है और एक लाइन है, इनकी डेफिनेशन यहाँ नहीं दी पोस्टुलेट के अंदर। एंड ऑल्सो दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद डिफरेंट सिचुएशन, दो अलग अलग सिचुएशन के साथ ये डील कर रही है, इसलिए ये दोनों कंसिस्टेंट है। से दैट गिवन टू लाइन्स डू पॉइंट्स ए एंड बी, देयर इज अ पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन देम। अगर दो पॉइंट अलग अलग दिए हुए हैं तो उनके बीच में एक तीसरा पॉइंट लाइन पे लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। वेयर एज दूसरी बात कहती है, सेज दैट गिवन पॉइंट्स ए एंड बी यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन, बिल्कुल हो सकता है एक पॉइंट आप तीसरा ऐसा भी ले सकते हो जो लाइन पे लाई नहीं करता। ये कह रही है कि भाई पोस्टुलेट ए और मतलब ये कंडीशन पोस्टुलेट दी हुई है ना, यहाँ ये पोस्टुलेट कह रही है कि भाई सी पॉइंट जो है लाइन पे लाई करेगा, ऐसा पॉइंट हो सकता है उनके बीच में, बिल्कुल होगा। उस लाइन पे लाई करने वाले ए और बी के बीच के तो बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसा पॉइंट भी मैं चूज कर सकता हूँ जो लाइन पे नहीं आना। नो दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, यूक्लिड पोस्टुलेट से ये नहीं बनी हुई है, फॉलो नहीं कर रही। हाउएवर जबकि ये फॉलो करती हैं किसको, एक्सियोम्स को, ठीक है, ये एक्सियोम्स को फॉलो कर रही है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास होती है, इस वाली एक्सियोम का ये यूज करके पोस्टुलेट्स बनाई गई हैं। यूक्लिड्स पोस्टुलेट का इसके अंदर फॉलो नहीं किया गया, इन पोस्टुलेट के द्वारा यूक्लिड्स की पोस्टुलेट को फॉलो नहीं किया गया। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आने के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट में इसे लिख सकता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, अगर एक पॉइंट सी है जो दो लाइंस के बीच में आता है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, दो पॉइंट थे ए और बी और इन पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट सी आता है जहां ए सी और बी सी क्या है, इक्वल है। देन प्रूव दैट ए सी इक्वल्स टू हाफ ए बी, ए सी को ए बी का हाफ प्रूफ करना है। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। अब देखो फिगर तो ये बना दी मैंने, बोथ साइड ए सी ऐड कर लो, ठीक है, ए सी टू बोथ साइड, दोनों तरफ ए सी जो है ऐड कर लें। क्यों ऐड कर सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और इक्वल में अगर इक्वली ऐड करूंगा तो इक्वल आएगा, ठीक है। बाय कौन सी एक्सियोम हो गई, सेकंड एक्सियोम है ना, एक बार आप पीछे देख लो, एक्सियोम 2 लिखवाई है, एक्सियोम 2 इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल, अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उसमें मैं इक्वल ऐड करूंगा तो जो होल बन के आएगा, जो पूरा होगा, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक्सियोम 2 से ए सी दोनों तरफ ऐड किया जा सकता है। अगर दोनों तरफ ए सी ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2ac और ये हो जाएगा bc प्लस ए सी। अब bc प्लस ए सी जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ab बनेगा। क्यों, अभी एक क्वेश्चन करवाया था ना, bc ac ने ab को कोइंसाइड कर रखा है, ठीक है, सिंस bc प्लस ए सी कोइंसाइड ab, bc और ac क्या करती है, ab को कोइंसाइड कर रही है। तो मैं कह सकता हूं बाय एक्सियोम 4, ठीक है, फोर्थ एक्सियोम है कि जो दो चीजें बराबर होंगी, अगर मतलब दो चीजें अगर एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं तो इक्वल होंगी, तो वहां से ये इक्वल हो गए, BC प्लस AC AB के बराबर। अब 2 भेज दो डिवाइड में, तो AC इक्वल्स टू AB बाय 2 प्रूफ हो गया। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन देने लायक ही बनता है। एक बार दोबारा ध्यान से सुन लो, ये क्या रखा है, C पॉइंट A और B के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, ये दिखाना है AC AB का हाफ है, ठीक, AC BC बराबर है, दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो AC को दिखाना है AB का हाफ है। तो जो दोनों बराबर दिए हुए हैं AC BC वो बराबर रख लो, उनमें दोनों तरफ AC ऐड कर लो, AC दोनों तरफ ऐड कर लोगे तो AC प्लस AC 2AC बन जाएगा, BC प्लस AC AB बन जाएगा, BC प्लस AC जो है वो AB, 2 भेज दो डिवाइड में, तो AC इक्वल्स टू AB बाय 2। नेक्स्ट in question 4 point C is called midpoint of the line segment AB, prove that every line has one and only one midpoint। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे कहा गया है कि भाई सी जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा, ये प्रूफ करो हर एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो लेट कर लेते हैं कि ए बी कोई लाइन है और इस लाइन के दो मिड पॉइंट है, ठीक है, इस लाइन के दो मिड पॉइंट है, ऐसा लेट कर लो P और Q, ठीक। लेट अस कंसीडर a line AB having two midpoints
P एंड Q। ठीक है, एक लाइन कंसिडर कर ली AB जिसके दो मिड पॉइंट हैं P और Q। ठीक है, नाउ अगर P मिड पॉइंट है तो AP भी क्या होगा, AB/2 होगा। ठीक है, और BQ जो है वो भी AB/2 होगा। ठीक, AP क्योंकि अभी पीछे प्रूफ करा कि अगर C मिड पॉइंट होता है तो AC को आप हाफ AB लिख सकते हो, तो अगर P मिड पॉइंट है तो AP को आप हाफ AB लिख सकते हो, और Q मिड पॉइंट है तो BQ को भी आप हाफ AB लिख सकते हो। ठीक है, या AQ लिख लो, AQ लिख लो, AQ को AB/2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये दोनों सेम चीज के इक्वल हैं बाय एक्सियोम 1। एक्सियोम 1 से मैं कह सकता हूँ AP AQ बराबर है। ठीक है, और AP AQ कब बराबर हो सकते हैं, AP और AQ कब बराबर हो सकते हैं, जब PQ 0 हो। ये सोचो ना आप खुद, AP प्लस AQ है तो AQ को क्या मैं AP प्लस PQ लिख दूं, यहाँ AP AP कट जाएगा, PQ 0 आ जाएगा। ठीक है, विच इज पॉसिबल, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब P और Q पॉइंट एक ही जगह आ जाए। भाई PQ ये दूरी कह रहे हो तुम 0 हो जाए, खत्म ही हो जाए दूरी, तो ये दूरी खत्म कब होगी, जब P और Q एक ही जगह आ जाएंगे। ठीक है, विच इज पॉसिबल इफ P एंड Q, P और Q क्या हो जाए बच्चों, कोइंसाइड। ये चीज कब पॉसिबल है, जब P और Q क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। और P और Q अगर कोइंसाइड हो गए, ठीक है, तो देयरफॉर लाइन AB हैज ओनली वन मिड पॉइंट। तो लाइन AB का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है, और इसी प्रकार किसी भी लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। ठीक है, देखिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आपके समझ आ रहे हैं, टॉपिक अच्छा लग रहा है, यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर जो काफी मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है वैसे तो अगर देखा जाए, लेकिन कुछ बच्चों को बोरिंग लगता है, तो अगर आपको इंटरेस्टिंग ही लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें। क्लास 9th के स्टूडेंट्स तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ, क्योंकि हमारे 70-80% व्यूअर्स नॉन सब्सक्राइबर हैं। और वीडियो लाइक जरूर करनी है और कमेंट भी लिखना है। कमेंट अगर आप लिखोगे तो मैं थोड़ा सा आपके साथ रिलेट कर पाऊंगा, मुझे पता चलेगा रेगुलर व्यूअर कौन है जो हर वीडियो पर कमेंट कर रहा है, कौन है जो सारी वीडियोस देखता हुआ आ रहा है। ठीक है, फिर उसके उसके डाउट बताना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, जो रेगुलरली कमेंट करते हैं, रेगुलरली लाइक शेयर वगैरह करते हैं, तो उनके डाउट्स बताना फिर हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है। वैसे तो सबके ही बताए जाएंगे जो भी पूछेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर AC इक्वल टू BD, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। AC जो है वो BD के बराबर दी हुई है, ये प्रूफ करना है AB इक्वल टू CD होगा। ठीक है, AC BD के बराबर है। क्या मैं ये कह सकता हूं AC को AB प्लस BC लिख लें, क्योंकि BC जो है वो क्या करती है, AB प्लस BC AC को कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, और BD को क्या लिख सकते हो, BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब क्या हम दोनों तरफ AB सब्ट्रैक्ट करा देंगे, लैंग्वेज में लिख देना सब्ट्रैक्ट, चलो लिखिए दूं, सब्ट्रैक्ट AB टू बोथ साइड। दोनों तरफ AB को हमें BC, सब्ट्रैक्ट BC टू बोथ साइड, दोनों तरफ BC सब्ट्रैक्ट करा दें, तो AB प्लस BC माइनस BC और BC प्लस CD माइनस BC। तो BC से BC यहाँ कैंसिल, BC से BC यहाँ कैंसिल, AB इक्वल्स टू CD आ गया। ठीक है, AB इक्वल्स टू CD, यही तो प्रूफ करना था, AB इक्वल्स टू CD। बोलो कोई दिक्कत की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए जरा, लास्ट क्वेश्चन है, why is axiom 5 is list in the list of the Euclid's axiom consider a universal truth। जो axiom 5 है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जा रहा है, यूक्लिड axiom 5 स्टेट दैट द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो पूरा है वो किसी भी पार्ट से बड़ा होगा। सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, पूरे यूनिवर्स में किसी भी चीज के लिए आप इस लॉ को एप्लीकेबल करोगे तो जो होल होगा वो किसी भी पार्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसे यूनिवर्सल ट्रूथ मान रहे हैं। और दूसरी बात मैंने तो आपको शुरू में ही बता दी, क्या बता दी, जितनी भी एक्सियोम्स हैं सभी एक्सियोम्स क्या कहलाते हैं, वो सब की सब ऑलरेडी क्या है, सिंपल ट्रूथ्स एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। ठीक है, यहां लिख दिया था यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सियोम किसे बोलते हैं, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो एक्सियोम्स हैं। पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री के लिए ट्रू माना जाएगा,
और थ्योरम जो है वो प्रूफ करनी पड़ेगी, उसका प्रूफ उसको सिद्ध करना पड़ेगा, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। एक्सियोम और पोस्टुलेट्स ऐसे हैं कि इनके प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तो एक्सियोम 5 है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल है, सारी एक्सियोम यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर? तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर दें। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक। चैप्टर को अच्छे से एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत कम मार्क्स का आता है एग्जाम में, लेकिन जितने भी मार्क्स का आएगा वो कम मार्क्स लाने इजी हैं, ठीक है। वो कम मार्क्स जो है, ये चैप्टर काफी इजी है और कम मार्क्स का आता है, और कम मार्क्स लाने मतलब मान लो 2 ही नंबर का आया, लेकिन वो 2 नंबर बिल्कुल ये समझो रखे रखा है मिल रहे हैं, बहुत इजीली वो 2 मार्क्स आप गेन कर लेंगे, ठीक है। ये 20-25 मिनट की वीडियो देख के बहुत इजीली 2 मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। चलिए फिर, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए।